नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे 7th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों 4 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं। आज 5, 6, 7 ये तीनों पार्ट दोस्तों एक साथ अपन कंप्लीट कर देंगे। तो 5वां पार्ट है दोस्तों वन और वन्य जीव। तो देखिए दोस्तों, सीधे फैक्ट करवा रहा हूं मैं, जो फैक्ट निकलते हैं वही। तो पहला फैक्ट है, किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पेड़, लताएं, झाड़ियां, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, वृक्षों व झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तो वृक्षों व झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं? वन कहते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, कौन से प्रकार का वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों, देखिए भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंधीय के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। यानी दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास उष्णकटिबंधीय वन है वो पाए जाते हैं, और ये घने वन होते हैं दोस्तों। इनसे आसमान भी ऊपर है वो दिखाई नहीं देता है। इनकी पत्तियां दोस्तों हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। देखिए, ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। वर्षा के कारण देखिए, वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, वर्ष के अलग अलग समय में, यानी इसमें दोस्तों जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उसमें दोस्तों सारे पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, सारे पौधे एक जैसे नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं इसमें। तो कोई सा कभी पत्ती गिराता है, कोई सा कभी पत्ती गिराता है, तो सब एक साथ नहीं गिराते। इस कारण दोस्तों ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। देखिए, इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष, देखिए आबनूस, ये कठोर लकड़ी का वृक्ष है दोस्तों। मोहगनी तथा रोजवुड आदि पाए जाते हैं। रोजवुड दोस्तों, जिसको अपन काटते हैं ना, तो अंदर रोज जैसा दिखाई देता है, महोगनी। और देखिए दोस्तों, आबनूस, आबनूस की लकड़ी दोस्तों लोहे जैसी कठोर होती है। तो ये कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, अपने 7वीं क्लास में दे रखा है आबनूस, ठीक है। ये आबनूस वृक्ष किस प्रकार का है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है दोस्तों, और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है विश्व में? तो देखिए दोस्तों, विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्राजील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्राजील में इन्हें सेल्वा कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो सेल्वा कहा जाता है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ब्राजील में सेल्वा कहलाते हैं। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के कांगो बेसिन व दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट फैक्ट निकलता है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप एनेकोंडा, दोस्तों एनेकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये हो गए दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों सदाबहार वन कौन से हैं? ये वन अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में। ये वन मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, दक्षिणी चीन। यहाँ बांस, यूकेलिप्टस, चीड़ जैसे कठोर तथा मुलायम दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं। तो ये है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पतझड़ वन। पतझड़ वन ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो पहला देखते हैं दोस्तों अपन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इन्हें दोस्तों
पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को। दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून वन है ये दोस्तों मानसून पर निर्भर करते हैं और दोस्तों इनमें एक जैसी वनस्पति पाई जाती है। ध्यान रखना, एक जैसी वनस्पति पाई जाती है और ये सारे के सारे पेड़ पौधे हैं ये पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, इसलिए इनको पर्णपाती या पतझड़ी वन भी कहते हैं। देखिए ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखिए दोस्तों उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वनों की यदि बात करें दोस्तों तो महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो सीधा सा फैक्ट पूछ लेते हैं दोस्तों, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। और 30 से या सीधा ऐसे पूछ लेते हैं, भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय ये वन क्षेत्र है दोस्तों, इसको फलों का उद्यान भी कहते हैं, यानी फलो उद्यान भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अमेरिका के मध्य, चिली में एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों इस पार्ट में कुछ मेन फैक्ट है, उनको आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है, जो मैं बीच में बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर तथा नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक खेती यहीं की जाती है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोणधारी वन। कोणधारी वन कौन से होते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं दोस्तों? इस तरह के वन होते हैं, ऊपर से चौड़ी पत्तियां होती हैं, इनकी बर्फ वगैरह पड़ती है तो दोस्तों इनसे होकर के नीचे गिर जाती है बर्फ, ठीक है, ऐसे शंकुधारी होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये वन ऐसे। देखिए शंकुधारी वन मिलते हैं, इनका सर्वाधिक विस्तार रूस में है। तो शंकुधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? रूस में है। इन्हें कनाडा में टेग्गा कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेग्गा वन, कोणधारी वन, ठीक है, इन्हें कनाडा में टेग्गा वन भी कहते हैं। कौन से वन को? कोणधारी वन को। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है। कागज बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है। तो कागज बनाने की लुगदी इन्हीं से बनाई जाती है। इसमें प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, वृक्ष, फर आदि है। देखिए झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, जीव कौन कौन से हैं? तो बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों घास के मैदान। पहला है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? एक दोस्तों आप ये चीज समझ लीजिए, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोस्तों अपनी पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा एक ही बात है। यह है दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यह है दोस्तों 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं यहाँ इतना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ से दोस्तों ऊपर 90, ये 66.5, 66.5 यहाँ पर, इनके बीच का दोस्तों ये है शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यहाँ पर भी ऐसे ही शीतोष्ण। ऊपर है दोस्तों शीत, यहाँ शीत 66.5 से 90 तक शीत, 66.5 से लेकर के दक्षिणी 90 तक क्या हो जाएगा? शीत। तो ये शीत, बीच का शीतोष्ण, ये चीज ध्यान रखना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वे हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाए, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर एक बार सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में जब होता है तो इस क्षेत्र में सीधा चमकता है, दक्षिण गोलार्ध में होता है तो इस क्षेत्र में सीधा चमकता है। तो ये आप ध्यान में रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऐसे वन जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। घास के मैदान पढ़ रहे हैं दोस्तों। ऐसे वन जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध क्षेत्र में फैले हैं। देखिए अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? अफ्रीका में सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं। तो ये ध्यान रखना, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में, और सवाना घास के मैदान विश्व में सबसे बड़े हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपोज, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ब्राजील में कंपोज कहते हैं या कैंपास, ठीक है, एक ही बात है। वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लानोस। ब्राजील में कैंपोज, अफ्रीका में सेवाना, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जिराफ, जेब्रा जैसे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ घास के साथ साथ ओक, पाइन, एलम, मेपिल, बर्च, आस्पेरिन, बिल्लो आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है जहाँ इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेपीज, शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में। तो ये ध्यान रखना, स्टेपीज क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये शब्दावलियाँ वेरी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दोस्तों प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी। और दोस्तों यहाँ पर प्रेरी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास। ये इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय प्रकार के वन। दोस्तों जितने भी मरुस्थल है ना, वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। कोई सा महाद्वीप हो उसके पश्चिमी भाग में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है, यानी मरुस्थलीय प्रकार की। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, उत्तरी अफ्रीका में सहारा दोस्तों कैसा है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन है सहारा। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में एरिजोना व मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका में अट्टाकामा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब, भारत व पाकिस्तान में थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होती है? नागफणी, कैक्टस, खेर, बबूल, किंकर, खेजड़ी आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। तो ये है दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, इनकी ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट है शीत मरुस्थलीय वन।
इन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों शीत मरुस्थलीय वन। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान दोस्तों यहाँ काई एवं कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में सील, वालरल, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। पहला है दोस्तों खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये जोधपुर में हुआ था, खेजड़ली आंदोलन जोधपुर। देखिए इससे जुड़ी हुई है दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्ष से लिपटकर अपना बलिदान दे दिया था। इनकी स्मृति में यहाँ मृग उपवन स्थापित किया गया है और प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब आपके लिए मैं यहाँ प्रश्न छोड़ता हूँ दोस्तों, एक ये प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में दोस्तों 363 स्त्री पुरुषों के साथ मिलकर के वनों को काटने से बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। तो जोधपुर का कौन सा राजा था दोस्तों जो लकड़ी कटवाने के लिए मतलब उसने अपनी सेना को भेजा था, उस राजा का मुझे नाम बताना है। उसको दोस्तों घर के गेट वगैरह या किवाड़ वगैरह बनाने थे गढ़ के, इसलिए उसने लकड़ी कटवाने के लिए अपनी सेना को भेजा था। उस राजा का नाम क्या था ये मुझे आप बताओगे। नेक्स्ट देखिए राजसमंद जिले के पीपलांज गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है 7वीं क्लास में। राजसमंद जिले के पीपलांज गांव प्रश्न बन सकता है राजस्थान में ऐसा कौन सा गांव है जहां पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का कितना अच्छा उदाहरण है ये 111 वृक्ष। तो पीपलांज गांव राजसमंद जिले में। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसकी याद में वृक्ष लगाकर उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1972 में उत्तराखंड के गांव की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया। वह उन वृक्षों से चिपक के जिन्हें काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में यहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को चिपको आंदोलन कहते हैं। तो गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से। अब आप मुझे एक बात बताओगे सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा आंदोलन हुआ अपिक्को। तो अपिक्को आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कहाँ हुआ, कर्नाटक में, जिसका अर्थ है भावों में भरना। अपिक्को का अर्थ क्या होता है, भावों में भरना। कर्नाटक राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे, तब वहां की महिलाओं व बच्चों ने उन्हें बाहों में भर लिया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को रेड डाटा या लाल आंकड़ा किताब कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने पाठ कर लिया 5वां। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों अपन 6ठा और 7वां पाठ एक साथ ही कर लेंगे दोस्तों। ये थोड़े ज़्यादा पेज हैं दोस्तों तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा अब वाला मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना।